अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुल्क की सियासत में इस वक्त आईनी और कानूनी मामलात ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हल्के हल्के ठंडे होते हुए मौसम में गर्मी का जो एहसास है ना, वो बरकरार रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट, कहीं मखसूस नशस्तें, कहीं आईनी तरमीम के मामलात, कहीं आपस में तो कहीं अपने अंदर भी उलझे उलझे से नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों की नज़रसानी अपील में कुछ इजाफी गुजारिशात जमा करवाई हैं। नज़रसानी अपील में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालती फैसले पर ताख़ीर की जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अदालत ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इन्हराफ किया है। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। अरकान को 15 दिन देकर आइन के लफ्ज़ बदल दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों का रिलीव नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने गुजारिश की है कि नज़रसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। मखसूस नशस्तों के मामले पर हमें हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक पेज पर, सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद के अंदाज में भी यकसानियत है। खैर नाज़रीन, इसी दौरान आज आर्टिकल 63A नज़रसानी केस दो रोज बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। याद रहे कि 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर फैसले में करार दिया था कि मुनहरिफ रुकन असम्बली का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा, जबकि ताहयात नाअहली या नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट करे। अब पीर को नज़रसानी केस की समाअत पर क्या पेशरफ्त होती है, ये एक अहम मामला होगा। अगले हफ्ते ही नाज़रीन, हुकूमत एक मरतबा फिर आईनी पैकेज पार्लियामेंट में पेश करके इस महाज पर कामयाबी के लिए फिर पड़ तोल रही है और माज़ी करीब की तरह इस मरतबा भी हुकूमत बड़ी पुरे एतमाद नज़र आ रही है कि वो आईनी तरमीम मंजूर करवा लेगी। लेकिन अभी तक हुकूमत की कामयाबी की जो चाबी है ना, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ में ही नज़र आ रही है और मौलाना की तरफ से फ़िलहाल हुकूमत के लिए कोई ग्रीन सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है। कल ही जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह ने कहा कि एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए, जबकि वो आईनी अदालत के क़याम के हक़ में है। इन तमाम अहम इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, ज़रा बात का आगाज़ हम यहाँ से करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वजाहत आई थी उसको चैलेंज कर दिया है। अदालत से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त भी की गई है सर, लेकिन इस दरख्वास्त में बड़ी सख्त बातें की गई हैं। जो तनकीद या इल्ज़ामात हुकूमत लगा रही थी वही इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट पर लगा दिए हैं। तो सर ये तो इदारों के दरमियान क्लैश वाला मामला सूरत हाल पैदा हो रही है, कैसा देख रहे हैं आप इसे? नहीं, ये बड़ी अजीब बात है। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है जी, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपके पास चॉइस नहीं है। अब इससे पहले 2 हुकूमतें टूटी हैं जी, यूसुफ गिलानी साहब, जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब। तो वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानते तो क्या होता? चलती रहती हुकूमत। तो उनके पास भी चॉइस थी ना कि आप सुप्रीम कोर्ट, तो जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या क्या रह जाएगा बाकी? ये आखिरी अदालत है, आखिरी फैसला है। उसमें आप क्या रिव्यू आप बेशक फाइल करें, आपका हक है, लेकिन रिव्यू से मतलब ये नहीं है कि आप इम्प्लीमेंट ना करें। और ये पार्लियामान का मसला है, आज पार्लियामान इनकम्प्लीट है। जी, सही। सर, ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है, इस पर पीपल्स पार्टी को हम देखते हैं ये फ्रंट फुट पर नजर आती है, PMLN जो है वो बैक फुट पर नजर आती है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनका भी आपने तस्करा भी किया, वो बिल्कुल खामोश नजर आते हैं। सर, क्या चल रहा है? फ्रंट फुट बैक फुट क्या है? दोनों जमातें, उनके तमाम MNA, तमाम सेनेटर रात के 2 बजे तक बैठे हुए थे कि अभी तरमीम आएगी और पास कर देंगे। वो तरमीम जो उन्होंने देखी नहीं थी। ये बैक फुट होता है, फ्रंट फुट होता है, आप फैसला कर लें। मैं तो इसको एक बड़ी बदनसीबी समझता हूँ मुल्क की, कि जब इस मुल्क के वो लोग जो कहते हैं कि हमें अवाम ने मुंतखब किया है। अब्बासी साहब, नवाज शरीफ ने तरमीम नहीं देखी थी सर? 2 बजे तक जो बैठे हुए थे वो तो चले बैठे हुए थे।
लेकिन क्या मियाँ साहब ने भी नहीं देखी? मुझे नहीं पता उन्होंने देखी या नहीं देखी, लेकिन मैंने कई वज़रा से बात की है, उन्होंने नहीं देखी थी, काबीना में नहीं आई थी। बहुत से MNA सेनेटर से बात की, उन्होंने कहा हमने भी नहीं देखी हुई। एक दो कमेटी के मेंबरान थे, उन्होंने कहा जी हमें मुसवदे, कई मुसवदे दिखाएं, आज तक पता नहीं है तरमीम क्या है जी। तो इसलिए जो जमातें अपने आप को जमहूरी कहती हों और बग़ैर देखे आइनी तरमीम पास कर दें, या तो आइनी तरमीम लिख दें कि ये सिर्फ इस हुकूमत की हद तक रहेगी, चलें फिर भी समझ आती है कि आपकी हुकूमत है, आप तरमीम जो आप जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आप एक मुस्तकिल तरमीम कर रहे हैं, मुल्क के जो मामलात पर असरअंदाज होगी, बहुत असर पड़ेगा, और देखी नहीं है, पता ही नहीं है उसके अंदर है क्या, तो आप क्यों आवाम से तरमीम छुपा रहे हैं? आज इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो इस बात में हिस्सा बन रहे हैं जी। वो ये कह रहे हैं इस मुल्क के अवाम को कि आप अहल नहीं है तरमीम देखने के, हम फैसला करेंगे, आपको कोई हक नहीं है, हम आपको इसके अहल इस बात के नहीं समझते कि आप तरमीम देख सकें। ये कौन सी सियासत है? ये कौन सी जमहूरियत है? भाई कोई क़यामत आ जाएगी, नहीं हुई ना तरमीम पास, आज 2 हफ्ते गुजर गए, क्या कोई क़यामत आ गई है? आप दिखाएं अवाम के, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 6 महीने तरमीम पे डिस्कशन हो, और बड़ी बुनियादी तब्दीलियाँ जो मसवदे आए उनके अंदर लिखी हुई हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स भी इफेक्ट होंगे, रिट जुरिसडिक्शन भी इफेक्ट होगी, आपके एक नया अदालत बन जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगा, और पता नहीं क्या क्या बातें लिखी हुई हैं जी। तो ये तरमीम आप बगैर पाकिस्तान के अवाम को दिखाए कर लेंगे। और अब्बासी साहब, क्योंकि ये तरमीम तो हुकूमत लेकर आ रही है ना, और हुकूमत ने भी आगाज़ किया इसका, लेकिन अब हमें नज़र आता है कि हुकूमत जो है या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खामोश हैं या बैकफुट है पर हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं इस तरमीम को पास करवाने के लिए। तो इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? सर वजह क्या, दोनों गलत हैं। इस मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको तरमीम जब आप नहीं पास कर सके, सारी रात बैठे रहे, तो अगले दिन आकर मुल्क के अवाम को बताते पार्लियामान में कि भाई क्या तरमीम थी, आपको क्या मुश्किलात पेश आई। ये तो एक बड़ी नाकामी है हुकूमत के लिए। लेकिन बदनसीबी ये है कि तरमीम देखी ही नहीं है किसी ने। अल्लाह करे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने देखी हो, मैं दुआ ही कर सकता हूँ उनके लिए, लेकिन आके अवाम को बताएं कि भाई मैं क्या तरमीम करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, उसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या उससे मसाइल पैदा होंगे। इसकी ये बात लीडरशिप का तकाजा होता है। आप लीडर द हाउस हैं, आप तरमीम ला रहे हैं, ऑर्डनरी कानून नहीं है। इससे पहले भी 2 कानून सितंबर में पास हुए हैं, बिल्कुल गलत किस्म के कानून हैं, न सिर है न पैर है, और नुकसान पहुंचेगा मुल्क को। तो आप क्या करना चाहते हैं मुल्क के साथ? सही सर, आर्टिकल 63A नज़रसानी केस भी सुप्रीम कोर्ट में पीर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, और ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है, इसकी सरबराही ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ही कर रहे हैं। तो सर 17 मई 2017 की जो तशरीह है, अगर उसे गलत करार दे दिया गया तो फिर सर हुकूमत आईनी तरमीम को मैनेज करने में कामयाब हो जाएगी अब्बासी साहब? तो नंबर की बात है ना, गलत कैसे करार देंगे? आइन की रूह बड़ी वाज़ेह है। दूसरी जमात को सीट मिले या न मिले, आपको सीट इजाफी नहीं मिल सकती, ये कम से कम मेरी तशरीह है कानून की। और जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये तरमीम की थी, वो इसी असेंबली में बैठे हैं। वो कह देना हमारी रूह ये थी कि बस जिसको जो सीटें हम चाहेंगे हम ले लिया करेंगे। बस सब अगर ये बात आ गई सामने कि जो मुनहरिफ अराकीन है उनका वोट काउंट होगा, डी सीट हो जाएंगे लेकिन वोट काउंट होगा, तो फिर तो सर आईनी तरमीम हो सकती है। नहीं, आईनी तरमीम से सारा आपकी जो मकसद था तरमीम करने का वो खत्म हो गया ना। आपने ये फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना था ना, अब फ्लोर क्रॉसिंग तो हो जाएगी, फिर तो खत्म हो गई बात फ्लोर क्रॉसिंग वाली। पहले तो काम हो जाएगा ना सर? नहीं सर, काम होने की बात नहीं है। लेकिन वो जो मकसद था ये आइन में रखने का कि कोई शख्स भी अपनी पार्टी के खिलाफ इन मामलात में वोट ना कर सके जी, तो वो तो खत्म हो गया। लेकिन हुकूमत का तो सर मौक़िफ़ यही है ना कि फ्लोर क्रॉसिंग हो तो फिर सजा होनी चाहिए। फ्लोर क्रॉसिंग हो तो फिर सजा होनी चाहिए। कैसे सजा देंगे उसके बाद जब आप रहेंगे नहीं? डी सीट सर, डी सीट जब फ्लोर क्रॉसिंग हो तब डी सीट होना चाहिए। यानी आपने फ्लोर क्रॉसिंग की, आपका वोट काउंट हुआ और फिर डी सीट हो जाए। जी, तो आप एक अदम एतमाद कर रहे हैं, आपके मेंबरान उधर चले जाते हैं, आपके खिलाफ अदम एतमाद हो जाता है, आपकी तो छुट्टी हो गई ना, नुकसान तो हो गया, मकसद तो फौत हो गया ना। मकसद ये था कि लोग अपना वोट बेच ना सकें, लोग किसी लालच में इधर उधर ना हो जाएं, ये मकसद है तरमीम का। हमेशा जब आप
आइन की तशरीह करते हैं तो आप इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स जिसे कहते हैं कि कानून बनाने वालों का मकसद क्या था ये करने का। और मैं उस वक्त असेंबली में था, मकसद यही था कि आपके मेंबरान जो है अपना वोट बेच ना पाए, किसी दबाव में, किसी लालच में इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए ये तरमीम बनाई गई। अच्छा अब्बासी साहब, आपके मुताबिक जो 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की गई वो दुरुस्त थी, बेहतर थी? जी वो बेहतर थी, वही तशरीह है, वही तशरीह है। हमने जब ये तरमीम हो रही थी, कुछ लोगों ने कहा था कि इसको आप चंद मखसूस मामलात में इसको महदूद रखें, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसमें आप इसको महदूद रखें, लेकिन ये फिर हर वोट के लिए कर दी गई थी। जी ठीक। अच्छा अब्बास साहब, हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ये जवाब देकर लाई थी कि अदालती पावर जो है वो किसी एक शख्स के हाथ में ना रहे और कमेटी बना दी गई, लेकिन फिर गुज़िश्ता दिनों यही हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस ले आई है और चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा कर दिया है। एक ही मामले पर 1 साल के अंदर अंदर 2 यकसर डिफरेंट मुतजाद आरा, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? वक्ती मफाद, और क्या रीज़न हो सकती है? कानून आप कितने अरसे के लिए बनाते हैं? यही हुकूमत ही 1 साल भी नहीं हुआ जी, आज उस कानून को बदल रहे हैं कि जी वहाँ वक्ती मुफाद मिल जाए। मतलब आप क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? ये कहाँ गई है जमहूरी कदरें, कहाँ गई है पार्लिमान की वकार? आज आप अपना सब कुछ एक छोटे से, पता नहीं क्या मुफाद है, हमें जो समझ आई है पूरी तरामीम और ये सब बातें जो हो रही हैं, ये सिर्फ एक आदमी को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए हैं। बल्कि इस हद तक जाने को तैयार है कि चीफ जस्टिस का ओहदा ही बदल के कहीं और ले जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो होगा वो चीफ जस्टिस हुआ करेगा। तो अल्लाह खैर करे। सर तहरीक इंसाफ की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जलसे करने की कोशिश करेंगे, आज इलेक्शन कमीशन के बाहर ख्वातीन ने एहतजाज भी किया है। समझते हैं सर इन सब चीज़ों से PTI कुछ गेन कर पाएगी? सर PTI पता नहीं गेन करेगी नहीं, सियासी जमातों का हक है जलसे करना, इसमें क्या रुकावट होनी चाहिए? ये तो जो जलसे रोकते हैं उनकी कमजोरी वाजे होती है कि जलसों से खाइफ हैं। भाई जलसों क्या, जलसा एक दिन होता है, अगले दिन फिर नया दिन होता है, आपकी हुकूमत तो कायम रहती है, आप किस बात से खाइफ हैं? सर वैसे कि करने वालों के लिए और रोकने वाले दोनों के लिए मैसेज है, जलसे से हासिल क्या हो जाएगा? नहीं चले, जो जलसे एहतजाज का तरीका है ना, जी, अपोजिशन क्या करती है, हुकूमत तो नहीं कर रही, वो तो पार्लियामान में बात करेंगे, पार्लियामान से भी धक्के उठ मार कर पकड़ के ले जाता है। तो जलसे यहाँ पर जलसाबाद से 20 किलोमीटर बाहर था, सारा इस्लामाबाद बंद था उस दिन, आने जाने के रास्ते बंद थे। ये बड़ी अजीब बात थी कि बाहर जाने के रास्ते भी बंद थे, और मोटरवे बंद, GT रोड बंद, आधा पाकिस्तान बंद किया हुआ था। क्या इससे क्या हासिल हुआ? वो जलसे में कुछ हुआ ना हो, हाइप क्रिएट हो गई, लेकिन बेइज्जती तो हुकूमत की हर जगह हो गई ना। कंटेनर ही कंटेनर लगे हुए हैं, अभी तक पड़े हुए कंटेनर। तो मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला समझ दे, कोई जमहूरी कदरें दे, कि समझें कि होता क्या है। कुछ नहीं होता, आप दें रख, यहाँ पर आपने नज़दीक जगह रखी हुई थी परेड ग्राउंड, यहाँ पे आके जलसा करने दें सबको, क्या फ़र्क पड़ता है? सही सर, चलें, जो जमहूरी समत है वो तो आपकी नज़र में इस वक्त शायद हुकूमत की दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो माशी समत है वो दुरुस्त लगती है आपको? क्योंकि जो आशारी आ रहे हैं या जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे वो भी बता रहे थे कि महंगाई को किस तरह से कम किया गया, सिंगल डिजिट में लेकर आए हैं, दुरुस्त लगती है आपको? कैसे लाए हैं ये बताया उन्होंने? सर रिजर्व्स आ गए हैं, उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 9.6% महंगाई ये कम है सर, सिंगल डिजिट में तो आ गए। सिंगल डिजिट में पेट्रोल की कीमत की वजह से आए हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पेट्रोल अगर महंगा हुआ तो ऊपर चली जाएगी, पेट्रोल कम हो गया, पेट्रोल बड़ा इम्पैक्ट आता है और बड़ा रास्त आता है। सही। सर वजीर ख़जाना कह रहे हैं कि हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तेलाह ख़त्म करने जा रही है, टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे मंसूबे देखे हैं सर, कभी सम्स बंद करने की बात हुई, कभी सजाएं देने की बात हुई, लेकिन हुआ तो कभी कुछ नहीं। तो ये जो अभी बात कर रहे हैं वजीर ख़जाना साहब, इस पर अमल होता देख रहे हैं आप? ये आपको करना पड़ेगा, ये चॉइस नहीं है। मैं पिछले 8 साल से ये बात सर करना तो पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। देखिए, आपने कोई चीज़ ख़त्म नहीं करनी, नॉन फाइलर कानून के अंदर कोई टर्म नहीं है, आपने इजाज़त दी हुई है, ठीक है, तो इसको आप ख़त्म करें, ये मुमकिन नहीं है। हर शख्स जो मुल्क का शहरी है, उसकी आमदन है, उस पर टैक्स लाजिम है। टैक्स की शरह आप कम करें, जो हुकूमत को करना चाहिए। 49.5% टैक्स पाकिस्तान में आज है,
अगर आप एक वकील हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किसी और डॉक्टर हैं, कुछ हैं, और आप सैलरी नहीं लेते, आपके अपना कारोबार है, तो आप पे 49.5% टैक्स है। 49.5% टैक्स उस दुनिया के मुल्क में होता है जहाँ पर पैदाइश से मरने तक आपके तमाम मामलात की जिम्मेदारी हुकूमत लेती है। यहाँ तो हुकूमत आप मजीद टैक्स लगाती है, इसके अलावा GST भी, आप बाकी मामलात में हर रोज़ आप टैक्स भी पे करते हैं। इस तरह जो सैलरीड लोग हैं उनकी शरह भी तकरीबन 39% तक आ गई है। इसको अगर आप नीचे लेकर आए, और ये हमने 2018 में किया था, 3 स्लैब्स बनाए थे, 15%, 10% और 5%, और 1 लाख तक टैक्स खत्म कर दिया गया था, लेकिन फाइलिंग जरूरी थी। तो आप यहाँ तक महदूद ना रखें, आप जो शख्स भी शनाख्ती कार्ड रखता है उसको टैक्स फाइलर बनना चाहिए। वो जिम्मेदार शहरी है, वोट डालता है, मुल्क के मामलात में हिस्सेदार है। आप एक ऐप बना दें, आप चले जाएं वहां पर, बस एक टिक कर दें कि जनाब मेरा कोई इनकम नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। ठीक। लेकिन उसके बाद आप अगर उनकी कोई आमदन नजर आती है, कोई अखराजात नजर आते हैं, फिर उनसे सवाल आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ये इस तरह मुल्क चलेगा। ये मुमकिन नहीं है कि इस मुल्क के गरीब लोग जो हैं वो इस मुल्क के अमीर लोगों की जो टैक्स की जिम्मेदारी है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से बर्दाश्त करें। ठीक। आप जो चीज़ भी खरीदते हैं आप उस पर टैक्स पे कर रहे होते हैं। ये वो टैक्स है जिसे हिस्सा बकदरे जुस्सा कहते हैं, जिसमें ज़्यादा आमदन है वो ज़्यादा टैक्स दे, लेकिन उसकी भी शरह माकूल रखें। एक दफ़ा ये आजमा लें, 15, 10 और 5% टैक्स अगर लगा दें, लोग 50%, 49.5% टैक्स नहीं देंगे, 15%। अभी आपने कहा कि नॉन फाइलर जो है वो उसका कोई कानून ही नहीं है, उसकी कोई टर्म ही नहीं है, लेकिन ये टर्म सर मुतारिफ करवाई गई थी 2013 में, यानी PMLN की गवर्नमेंट में। तो सर उस वक्त ये दुरुस्त थी फिर गलत थी? मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ, मैंने बल्कि उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना को कहा था मैं भी नॉन फाइलर बनना चाहता हूँ, मुझे भी नॉन फाइलर बना दे। तो ये एक अजीब मजाक हमने बनाया था मुल्क के साथ, तो खत्म उसको कर दे तो बहुत उनकी मेहरबानी है जी। तो सर वो जिस वक्त आपका टर्न्योर रहा, जब आप प्राइम मिनिस्टर रहे, तो आपने उस वक्त कोशिश नहीं की कि ये जो टर्म निकाली गई है इसको? नहीं, मैंने बताया ना, हमने पहला स्टेप ले लिया था जी, जुलाई 3 स्लैब्स बना के जी, 3 स्लैब बनाए, लाजमी टैक्स फाइलिंग कर दी जी। वो यही था कि टैक्स फाइलर खत्म है, आप लाजमी टैक्स फाइलिंग कर दें, जहां से भी आपकी आमदन है। आपकी मेरी आमदन नहीं है, मैं नॉन फाइलर बना, मैं नॉ-जीरो, मेरी कोई फाइलिंग नहीं है। ठीक। तो 2 महीने इसका इतलाक भी रहा पाकिस्तान में। जुलाई 2018, अगस्त 2018 में आप अपनी तनख्वाह भी चेक कर लें जी, तो काफी फर्क आपको नजर आएगा जी सर, उस पीरियड में। बिल्कुल और इसको आके PTI की गवर्नमेंट ने रिवर्स किया था। ये सोच है हमारी। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कह रहे हैं कि वजीर खजाना जो बात कर रहे हैं कि नॉन फाइलर की एक तो इस्लाह ख़त्म करने जा रहे हैं, ऊपर से जो टैक्स ना देने वाले लोग होंगे उनके ऊपर पाबंदियाँ ऐसी होंगी कि जिसके बाद फिर वो काम करना या सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि इस पर अमल दरामद न किया गया तो फिर मुल्क नहीं चल सकेगा, तो अमल दरामद करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बस साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे सर। मेरे एक और मौजूद मेहमान हैं बिलाल अजहर कियानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। सबसे पहले तो सर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी अपील में कुछ इजाफी गुजारिशात जमा करवाई हैं और इन गुजारिशात में बड़े सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। क्या हुकूमत भी इस सारे मामले में कुछ इजाफी गुजारिशात जमा करवाएगी सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो मेजॉरिटी ऑर्डर है जिसमें मेरे नज़दीक भी मसाइल हैं, आई डोंट थिंक दैट्स अ करेक्ट जजमेंट एंड जजमेंट्स कैन बी रॉन्ग, ये हमारी राय है। और इसलिए हमारी हुकूमत की ऑलरेडी एक रिव्यू पिटिशन दायर हुई हुई है, इलेक्शन कमीशन की भी हुई हुई थी और उसमें एक इजाफी जजमेंट भी आ गई। इन एडिशन टू दिस आपने रिसेंटली देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने एक लेटर लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने इलेक्शंस एक्ट में एक अमेंडमेंट का हवाला दिया और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि इसका भी एक ओवर राइडिंग इफेक्ट है ऑन द जजमेंट इन द फील्ड, जो सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी ऑर्डर है। और तो इलेक्शन कमीशन ने तो जी देखें इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के ही कोई फैसला करना है, क्योंकि उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे आइन और कानून के मुताबिक करना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग ऑर्डर भी है, नेशनल असेंबली के स्पीकर का खत भी है, इलेक्शन एक्ट की ऑर्डर के बाद आने वाली अमेंडमेंट भी है। इस चीज़ से बाला तर के जजमेंट गलत है
मेरे नज़दीक जजमेंट गलत है, मगर वो जजमेंट इन फील्ड है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसीलिए मेरे ख्याल से रुजू किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि डिटेल्ड ऑर्डर आने में जितनी ताख़ीर हुई है, इतनी ताख़ीर अब ये रिव्यू पिटिशंस एंटरटेन होने में नहीं होगी, क्योंकि आई थिंक उसमें बड़े संगीन और इम्पॉर्टेंट सवालात हैं और इशूज़ हैं उस जजमेंट में जो एड्रेस होने वाले हैं। और आई एम श्योर एवेंचुअली इलेक्शन कमीशन, जिसकी बुनियादी तौर पे आईनी जिम्मेदारी है, वो आईनी बॉडी है, वो आइन और कानून के मुताबिक इवेंचुअली इस मामले में फैसला करेगी। सही है। अब बिलाल साहब, खबरें इस तरह की आ रही हैं कि हुकूमत अक्टूबर के आगाज़ में शायद दोबारा ये जो आईनी तरमीम है, जिस पे पिछले 2 हफ्ते से बड़ी कोशिश होती रही, हम देखते रहे, रात 2 बजे तक लोग बैठे रहे, लेकिन फिर वो मुसविदा पास हुआ नहीं। सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के आगाज़ में शायद दोबारा तरमीम ये पेश होने जा रही है। क्या इस हवाले से जो पेपर वर्क है वो मुकम्मल हो गया है? क्योंकि प्रॉब्लम ये JUI और पीपल्स पार्टी ये अलग अलग अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं, आप लोग अपना मुसविदा तैयार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो किसी भी मामले में जब मुज़ाकरात हों या आपका एक डिस्कशन हो, और ख़ास तौर पे इतनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो जब यकीनन हर जमात का एक अपना थिंक टैंक होता है, अपने लॉयर्स होते हैं, अपनी एक पॉलिटिकल थॉट होती है, पर अपनी एक लीगल टीम होती है, तो यकीनन हर किसी का एक अपना एक वर्किंग होती है, हित्तेहारी होती है। तो आई थिंक इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बुनियादी बात यह है कि कुछ बुनियादी नुकात इस प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हम सबके सामने, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी हैं, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिकॉम्पोजिशन विद पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन है, दीगर और मामलात हैं, और इन सब के ऊपर हर सारी जमातों का मौक़िफ़ है। एक है कि इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट होना, और फिर उसकी जो तफसील है, उसके तरीक़ेकार पर इत्तफाक होना, तो इसके ऊपर मुशावरत जारी है जी। और मेरा ख्याल है जी, सब जमातों की यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो भी इत्तफाक हो सकता है वो इत्तफाक हो, और जितना जल्दी हो सकता है, अगर कोई हमारे इस निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए, खास तौर पे जुडिशल निज़ाम में बेहतरी बनाकर फिर वो मर्ज हो जाएंगे। नहीं, देखिए, वो मुशावरत की बात नहीं, वो मुशावरत जारी भी है, जमातें आपस में मिल भी रही हैं, तो यकीनन हर किसी की एक अपनी वर्किंग होती है। और बाय डेफिनेशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक ऐसी चीज़ है जो पास ही तब हो सकती है जब ब्रॉड कंसेंसस इस हद तक हो कि 2/3 अक्सरियत नेशनल असेंबली में अलहदा और 2/3 अक्सरियत सेनेट में अलहदा हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इसके ऊपर इत्तफाक हो जाएगा। मियां साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो पहले लंदन जा रहे हैं, उसके बाद फिर वहां से अमेरिका भी जाएंगे। तो क्या ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है, ये उससे पहले निमट जाएगा क्या? नहीं, देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा जी, देखिए, आईनी तरमीम तो तभी कोई पेश की जाएगी फॉर वोटिंग, या जब मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी और इस हद तक इत्तफाक हो जाएगा कि 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस में अलग-अलग मौजूद होगी। जहाँ तक देखिए नवाज शरीफ साहब के दौरों का ताल्लुक है जी, मेरे इल्म में नहीं है कि वो कब कोई जाने का इरादा रखते हैं। हो सकता है कोई प्राइवेट विजिट हो और इसमें कोई मजाका नहीं है, मगर नेचुरली अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब भी कभी पेश हुई, अब मुझे नहीं पता कब होगी, कोई टाइमलाइन तो ऑब्वियसली सेट हुई होगी ना, तो क्या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में? नहीं जी, मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, ना ही सच्ची बात है। मेरे इल्म में इतना ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एफर्ट्स जारी हैं, और जैसे ही इस हद तक इत्तफाक होगा तो तब ही कोई सूरत हाल बनेगी कि पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए आ सके ये मामला। और आई एम श्योर कि जब भी ये मामला आएगा तो ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली विल वांट टू बी प्रेजेंट, तो आई एम श्योर नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे मौजूद होंगे जी। ठीक सर, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस होंगे अगले, वो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। तो सर, अगर ऐसा है तो हुकूमत नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं कर रही है? ये देखिए, ये नोटिफिकेशन किसी की मंशा पे तो नहीं हो सकता ना। एक इन द पास्ट भी एक प्रैक्टिस रही है, जो मेरे इल्म में ऐसा है कि जब भी कोई आउटगोइंग चीफ जस्टिस के आखिरी चंद दिन रह जाते हैं, तो उनके जाने से और नई चीफ जस्टिस के आने से चंद दिन कबल, 3-4 दिन या इन द लास्ट फाइनल वीक आमतौर पर नोटिफिकेशन जारी होता है। तो जब भी अब ये सिचुएशन नेक्स्ट बनेगी तब ये होगा। तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज़, एक चीज़ जो हर दफ़ा एक प्रैक्टिस है, एक तरीक़ाकार है। आप ही की प्रैक्टिस में सर, आप ही की हुकूमत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो नोटिफिकेशन था वो 3 महीने पहले जारी हुआ था। नहीं, देखिए, अगर ऐसा, आई थिंक इसमें पहले भी हो जाए बाद में हो जाए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बुनियादी चीज़ ये है कि जब भी किसी चीफ जस्टिस की टर्म एंड हो रही हो, उससे और नए चीफ जस्टिस के आने का वक्त हो गया हो, तो उससे कबल जो भी मुनासिब टाइम है या लीगली जो टाइम रिक्वायर्ड है, उससे पहले नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है। वो चाहे 1 महीना पहले आए, 1 हफ्ता पहले आए, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जी। इसमें कोई साहब, आपको नहीं लगता कि अगर हुकूमत ये नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो जो सारे कयास आराइयाँ हो रही हैं, ये इबहाम पैदा हो रहे हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसको ब्रेक लग जाएगा? सर नहीं, देखिए, कयास आराइयों पे
हर वक्त एड्रेस करने लग जाएं तो फिर हुकूमती फैसले हर वक्त रिएक्टिव हों। अब फॉर एग्जांपल आप पीटीआई की मिसाल लें, पीटीआई की मंशा पे तो अगर चलते रहें तो हर वक्त ही, लेकिन सर आप उन लोगों को रिएक्ट तो हर चीज पे करते हैं, नहीं नहीं उनके नहीं हर प्रेशर पर रिएक्ट करते हैं। नहीं रिएक्ट इस हद तक जरूर करते हैं कि एक प्रोपागेंडा है, उस प्रोपागेंडा का जवाब देना होता है, मगर अब हुकूमती डिसीजन मेकिंग अब उनके प्रोपागेंडा रोने धोने और मुतालबों पे नहीं चल सकती। उनको तो कोर्ट भी वही चाहिए होते हैं जो गुड टू सी यू वाले हो, नैब वो चाहिए होती है जो जावेद इकबाल वाले हो, और कहीं पे कोई जज अगर स्टैंड ले ले इनकी नाजायज चीज़ों के सामने तो या वो विक्टिमाइज करते हैं जिस तरह काजी फाजीसा साहब और उनकी फैमिली को किया था, या वो जज ज़िबा करते हैं। तो देखिए इन चीज़ों की तो कोई लिमिट नहीं है उनकी इस प्रोपागेंडा की, इसलिए हुकूमत ने अपने फैसले आइन और कानून को देख के और एक जिम्मेदाराना तरीके से करने और वो करती रहेगी। सही, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है नाज़रीन, ब्रेक लीजिए, वापस आइए। वेलकम बैक वंस अगेन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। IMF से पहली किस्त फाइनली मिल गई है, कुछ नई शराइत भी आई हैं हमारे। NFC अवार्ड पर नज़रसानी है, सूबाई अखराजात की मॉनिटरिंग है, कुछ नए शोबों पर टैक्स समेत दीगर मामला शामिल हैं। क्या वाकई ये जो सामने आई है शराइत के दुरुस्त हैं सर? नहीं देखिए, ये कोई शराइत नंबर 1 कोई नई नहीं आई। एक तो जी मैं आपके तवज्जुह से पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि IMF के इस प्रोग्राम का बोर्ड अप्रूवल भी आ गया और पहली किस्त भी स्टेट बैंक में रिसीव हो गई है जो कि $1 अरब से जायद की है। मगर देखिए शराइत कोई भी नई नहीं आई। इस शराइत या जो भी प्रोग्राम अग्री हुआ है वो वही है जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में था, और उसमें यकीनन मेरे ख्याल से कोई एक यकीनन ओवरऑल जो फिस्कल पैक्ट है उसका एक जिक्र है, जिसमें हमने देखना होगा कि किस तरीके से हम ओवरऑल इस फिस्कल निज़ाम को, फाइनेंशियल निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं, और उसमें सूबों और वफाक दोनों का किरदार है। तो उस हवाले से ज़रूर बातें। और आपने देखा कि आज भी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस में जो एड्रेस किया उसमें भी उन्होंने इस IMF प्रोग्राम का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान में जो माशी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है उसका भी जिक्र किया, मगर उन्होंने प्राइमरली आपने देखा कि फ़िलिस्तीन का मुकदमा लड़ा, कश्मीर का मुकदमा लड़ा, और क्लाइमेट तारीफ अमल है सर। और वो जो वॉकआउट उन्होंने किया नेतन्याहू के आने पे वो काबिल तारीफ अमल है। बिल्कुल $1.5 अरब नए कर्ज की दरखास्त भी की गई है IMF से। तो सर इसकी क्या जरूरत पेश आई और फिर इसके लिए वहां से क्या जवाब? देखिए, एक तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के गैप की बात थी जो IMF के बोर्ड अप्रूवल में रुकावट थी, तो उस हवाले से आपने देखा कि हमारे दीगर दोस्त ममालिक जिसमें सऊदी अरेबिया, चीन, UAE, इन सब ममालिक ने हमेशा की तरह पाकिस्तान की मदद की, और जो उनकी तरफ से फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने के लिए जो एश्योरेंसेस दरकार थी वो उन्होंने IMF को खुद अपने चैनल के थ्रू दी, जिसके नतीजे में बोर्ड अप्रूवल हुआ है। तो अब हमारी जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप, जो भी हमारी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कमिटमेंट्स, मतलब कि जो बैरूनी कर्ज अदा करने के लिए आइंदा सालों में जो हमारी फाइनेंसिंग दरकार थी उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है, और ये बुनियाद बनेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की भी। आपने देखा कि अभी ऑलरेडी हमारी इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में आ गई है, 23-24% थी फरवरी में, उससे पहले 36-37% तक गई, और अब तकरीबन 10% से नीचे आ गई है, 9 कुछ फीसद पे है। तो इंशाल्लाह आगे भी इशारे बेहतर होंगे। और बिलाल साहब ये है कि जो एक आम शख्स को मुतासर करता है ना, ये 23-24% से 9% पे आने पर भी उसका फायदा डायरेक्टली आवाम को पहुंच नहीं रहा है, एक आम आदमी को पहुंच नहीं रहा है। पेट्रोल का रेट वहीं का वहीं है, डॉलर का रेट वहीं का वहीं है, फरवरी से पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट कम, डॉलर का रेट वही है, आटे का रेट वही है, चीनी का रेट वही है। सर रेट तो वहीं का वहीं मौजूद है। मुझे आप इजाजत दीजिए, पेट्रोल की कीमत फरवरी से कम है, आटे के रेट में खासतौर पे आपने पंजाब में देखा कि 20 रुपए से रोटी की कीमत 15 रुपए पे आ गई थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि हालात आसान हैं, हालात यकीनन मुश्किल हैं, और आज भी महंगाई के हवाले से भी और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाने के लिए, उनकी आमदन बढ़ाने के लिए बहुत चैलेंजेस हमें दरकार है, और वो हमने करने। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, और आपने देखा कि हमने इन मुश्किल हालात के अंदर भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिससे सबसे मुस्तहिक खानदानों को पैसे मिलते हैं, 460 से तकरीबन 590 अरब तक रकम ले गए। और साथ ही साथ आपने देखा कि पंजाब हुकूमत ने अपने बजट में से पैसे खर्च करके टारगेट को हिलाए बगैर बिजली के बिल्स भी पे किए। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि देखें, जब तक डॉलर के रेट नीचे नहीं आएंगे तब तक एक आम आदमी को फायदा नहीं पहुंच सकता ना सर। सिंगल डिजिट में आने के बाद भी एग्जैक्टली मैं यही पूछ रही हूं कि डॉलर का रेट नीचे क्यों नहीं आ रहा है? डॉलर का रेट आपकी दो चीजों से, सप्लाई और डिमांड से इसका ताल्लुक होता है,
और आपने अब देखा कि जब हमने IMF का प्रोग्राम अभी एग्री किया तो हमारे डॉलर का रेट स्टेबल हो गया। अब देखिए, जब तक आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं बढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 अरब डॉलर पे स्टेबल है, मगर ये नाकाफ़ी है। जब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे, जब आपकी मईशत के अंदर डॉलर कमाने की कैपेसिटी एक्सपोर्ट्स के जरिए खास तौर पे बढ़ेगी, तो आपको उसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भी आप इम्पैक्ट देखेंगे। मगर हमें ये चीज़ भी मद्देनजर रखनी चाहिए, जब भी हम डॉलर की बात करें, इसके ऊपर पॉपुलिस्ट बातें करना आसान होता है, मगर डॉलर की कीमत के दो फंक्शंस हैं। एक वो जो आप खरीदते हैं और उस पर जो असर आता है इंपोर्ट्स की सूरत में, मगर साथ ही साथ डॉलर्स आपके एक्सपोर्ट की कीमत भी है। तो आपकी डॉलर के उतार चढ़ाव से आपकी एक्सपोर्ट्स पे भी फर्क पड़ता है। तो देखिए, ओवरऑल बात यह है कि मईशत में हमने सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आनी है, ऐसी GDP ग्रोथ जिससे सबसे ग्रास रूट्स लेवल तक लोगों को फ़ायदा पहुंचे, लोगों की कुव्वत ख़रीद में इजाफा हो और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में बेहतरी आए। और इसकी तरफ इस मिशन की तरफ जितनी 6 महीने में बेहतरी आ सकती थी, मेरा ख्याल है तवक्कुआत से बेहतर रही है, और आगे भी इसी ट्रैक में हम कोशिश करेंगे कि रहें और बेहतरी लाएं। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब। हुकूमत खुश है, वज़ीर आज़म साहब भी आज इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जो महंगाई है 23-24% पे थी पाकिस्तान में, इस वक्त वो सिंगल डिजिट पर आ गई है। तो हुकूमत तो इस बात पर खुश है, लेकिन आवाम इसको किस तरह से बाय कर रहे हैं इस नैरेटिव को? क्या वो समझते हैं कि महंगाई की शरह वाकई कम हो गई है, आम आदमी को इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? इसका जवाब ऑब्वियसली आप देखने वाले खुद ही दे सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में मेरे एक और इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आप सर हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, लेकिन सर बजट समेत दीगर अहम मामलात पर आप बैकफुट पर चले जाते हैं। लेकिन सर आईनी तरमीम के मामले पर सारा मामला इस वक्त हम देख रहे हैं, ये तो उलट ही हुआ है। नून लीग मंजर आम से गायब दिखाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन है। वकला से खिताब हो, सियासतदानों से मुलाकात हो, हर जगह हमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नजर आते हैं। सर क्या हुआ है ये सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, उसकी वजह जो है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको नज़र आ रहे हैं इसको सपोर्ट करते हुए, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आइनी अदालतें जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं, ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। और उसमें बहुत सारी वो चीज़ें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती रही है, या जब आइन बनाया गया था हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में, उसमें भी थी। तो बहुत सारी चीज़ों को तो इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, आपने देख लिया कि जिस तरह पास जब हो रहा था, तो उस वक्त जिस तरह जल्दबाजी की कोशिश की गई, या सैटरडे संडे को भी इजलास बुला लिया गया, तो जाहिर है अब उसको बेहतर प्रॉपर तरीके से करने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो आगे आए हैं। और एक और बात की वजाहत भी मैं कर दूं कि इसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें ज़रूर हैं, ये जो आइनी तरामीम हैं, कि जिसमें पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है हम उसको सपोर्ट नहीं भी करते, लेकिन जब सब लोग साथ हों, तो जब वो हमारी कुछ बातों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है एक दो चीज़ें ऐसी भी हों जिसको हमें सपोर्ट करना पड़ जाए। लेकिन हमारा मौक़िफ़ और दीगर चीज़ें, हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है। और चेयरमैन साहब ने जिस आप बात कर रही हैं, जिस बार में वो गए थे और जहाँ पे उन्होंने स्पीच भी की, और फिर क्वेश्चन आंसर भी उन सेशन हुआ, जिसमें उन्होंने मुफस्सल तौर पर जवाबात दिए, जिससे सारी चीज़ें है ना सर कि वो जो पहला सेशन हुआ उसकी नाकामी के बाद सर हुकूमत बिल्कुल गायब है और बिलावल साहब इन है। सर हुकूमत के गायब होने की क्या वजह है? देखें, मैं नहीं समझता कि हुकूमत गायब है। हुकूमत अपना काम ज़रूर कर रही होगी, लेकिन क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर कोई मूव करते हैं, कोई बात करते हैं, तो उनको ज़ाहिर है अहमियत मिलती है। उसके बरक्स अगर कोई उनका कोई फेडरल मिनिस्टर बात करे या कोई और रहने करे, तो जाहिर है उससे ज़्यादा चेयरमैन साहब को वेटेज है। और वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब आउट ऑफ कंट्री हैं, जब वो यहाँ आएंगे
और वो भी अपना शुरू करेंगे काम, तो जाहिर है आपको वो भी नज़र आएंगे हर जगह पे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि लेकिन हम ये समझते हैं कि आइनी सर अदालतों प्राइम का मिनिस्टर नहीं क़याम है, जो है लेकिन मियाँ ये साहब तो हैं पाकिस्तान मुल्क पीपल्स में और पार्टी उनकी के आइन उनकी उसमें जमात की मंशूर में मौजूद हुकूमत है सर, लेकिन वो किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं। और हम बिलावल साहब को ही इन देखते हैं, उन्होंने सब कुछ अपने ज़म्मे लिया हुआ है सर। मियाँ साहब की खामोशी की कोई ख़ास वजह शाह साहब? जी, मियाँ साहब आपके इल्म में है कि वो बाहर हैं और वहाँ पे गए हुए हैं, उनके जो नवाज काम शरीफ वहाँ साहब पे की वो बात कर कर रहे रही हैं, हूँ मैं। जैसे ही वापस आएंगे तो ज़रूर अपना काम शुरू करेंगे। और हम तो चाहते ही हैं कि हमारे चेयरमैन ही हर जगह नज़र आएँ। मैं शाह साहब, मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ कि मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब तो हैं, चले अच्छा, बाहर जी हैं, जी लेकिन जी नवाज शरीफ साहब तो जी पाकिस्तान जी में ही है जी ना, वो बिल्कुल खामोश हैं सर, किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बड़े मियाँ साहब ज़रूर कुछ न कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आपके इल्म में है कि उनकी बहुत सारी जो भी मूव होती हैं या बात होती है वो मे बी मीडिया पे ना आती हो, लेकिन क्योंकि सरबराह तो वही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो ज़रूर कुछ कर रहे होंगे। मैं ये तो उन्हीं के लोग बता सकते हैं, हमसे तो आप हमारा पूछें, हमारे चेयरमैन का पूछें, हमारे प्रेसिडेंट साहब का पूछें, दूसरों के लिए तो हम बात नहीं कर सकते। हमारे लिए वो काबिल अच्छा शाह एहतराम साहब, ज़रूर हैं, लेकिन हम पाकिस्तान उनके तहरीक इंसाफ की तरफ से जी मुतालबा आ रहा है शाह साहब कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि आपकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले जारी किया था सर। जी बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए, मैं एक और चीज़ को भी वजाहत कर दूं कि ये जो हम सपोर्ट कर रहे हैं आइनी कोर्ट्स को या दीगर बहुत सारी जो भी बेहतर तरामीम हैं उनको, तो वो भी पर्सन स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं है जिसके लिहाज से ये ख्याल आए कि हम कोई काजी फाइज ईसा का टेन्योर बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, हमने तो क्लियर किया चेयरमैन साहब ने भी कि जो हर एज की जो लिमिट 40 ईयर है, हम तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे आइन में लिखा हुआ है। जब हमने बनाया था, जब भुट्टो साहब ने, ये तो बाद में ज़ियाउल हक ने उसको चेंज किया, तो वो तो हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या हम चाहते हैं कि ऐसा हो। और कानूनी आइनी तौर पर, इखलाकी तौर पर अगर जस्टिस मोहतरम मंसूर अली ख़ान साहब का मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन निकलना है तो ज़रूर निकलना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें कुछ टाइम है अभी। ठीक सर, पीपल्स पार्टी अपने डॉक्यूमेंट पर काम कर रही थी, ये कहाँ तक पहुंचा है मामला, और क्या हुकूमत भी इस पर ऑन बोर्ड है, या तैयारी के बाद फिर डिस्कशन होगी आईनी तरमीम के मामले पर सर? देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, उनकी तो आपस में बातचीत हुई है, और ये जो भी चीज़ें हैं उन पर जो बात हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन तरामीम में हैं जिन पर हमें भी ऑब्जेक्शन है, मे बी वो उसमें से निकाल दी जाए। या जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ चीज़ों पे ज़रूर एतराज़ किया हुआ होगा, और वो भी मे बी उसमें से निकाल दी जाए। तो और कुछ ऐसी होंगी जो ज़ाहिर है सबको कबूल करनी पड़ेंगी, एक दूसरे की बात मानना पड़ेगी। अगर मुल्क के वसीतर मफादात में इसको पास कराया जाता है और आइन का हिस्सा बनाया जाता है, तो ज़ाहिर है हर किसी को कुछ न कुछ जो है वो अपने मौक़िफ़ से थोड़ा बहुत ज़रूर हटना पड़ेगा। ठीक ठीक सर, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि उनकी कोशिश है मौलाना साहब के बगैर ही अपने नंबर्स जो हैं वो पूरे कर लें। अब 63A की जो नज़रसानी केस का मामला है वो भी केस लग गया है, तो क्या इस फैसले के बाद सर हुकूमत की जो परेशानी है, नंबर्स पूरे नहीं हो रहे हैं, वो मामला मसला हल हो जाएगा क्या शाह साहब? देखें, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तो आप देखें ना कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, या हम गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं है, एग्जीक्यूटिव में तो हम नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक अलाइज आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे हैं, चेयरमैन सेनेट हमारा है, 2 सूबों में गवर्नमेंट्स हमारी हैं, 2 गवर्नर हमारे हैं।
लेकिन आप एक ज़रूर देखें कि इससे पहले क्या होता रहा है। ये जो जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं हमारे दोस्त जो हैं पीटीआई के, उनके दिनों में जब ये कोई आईनी तरमीम लाई जाती थी या कोई बिल पास कराए जाते थे, आपको याद है बहुत सारी चीज़ों में तो नंबर्स ही पूरे नहीं थे और गलत जो काउंटिंग है अनाउंस कर दी जाती और दोबारा उसको रिकाउंट करने का मौका भी न दिया जाता, बल्कि एक दफ़ा तो वो नंबर अनाउंस कर दिया गया जो मिला के भी दोनों के नंबर्स उतने नहीं थे उस वक्त असेंबली में, लेकिन वो अनाउंस कर दिए जाते थे। फिर कोई पता नहीं किसी ऑफिस से कोई एक साहब होते थे जो सबको कहते थे और फिर ये मानते थे ये सब लोग कि जी हम तो अपना कोरम पूरा नहीं करा सकते जब तक हमें कोई सपोर्ट ना हो। तो इस तरह के पहले भी यहाँ कम अज़ कम इस तरह तो नहीं हुआ, इस तरह का कोई झरलू तो नहीं फेरा गया, एक पूरी बात हुई। अगर समझा गया कि नंबर्स कम है या मौलाना साहब ने कहा कि इतनी उजलत की बजाय अगर इसमें थोड़ा टाइम लिया जाए और उस पर बात की जाए, कुछ चीज़ें इसमें शामिल की जाएं, कुछ चीज़ें इसे निकाल दी जाएं, तो ये तो एक हेल्दी प्रोसेस था ना। तो इसको तो अच्छी बात है, ये तो जमहूरियत का हुस्न है। इससे तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई झरलू फेर दिया गया और जो सोचा जो समझा और वो कर लिया गया, ऐसा नहीं है। तो ये जो 63 एक ही आप बात कर रही हैं, देखें ये आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई। मिसाल के तौर पर जो पंजाब हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसमें कुछ लोगों ने वोट अगेंस्ट किया, और जाहिर है वो उनका अपना फैसला था, लेकिन उसमें एक आइन में मौजूद है कि जी उनको डी सीट कर दिया जाए और फिर दोबारा चले जाएं वो इलेक्शन में। अगर वो समझते हैं उनके हल्के के लोग कि उन्होंने सही फैसला किया है तो उनको दोबारा मुंतखब करा देंगे, नहीं तो वो अपनी सीट से तो हाथ उठा चुके थे ना। लेकिन ये कहाँ आइन में लिखा है या उसकी तशरीह निकाल दी गई कि जी उनका वोट भी काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आइन को रीराइट करने के उसमें आते हैं, और ये अदलिया का बिल्कुल ठीक सर। मैं क्विकली जरा थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रही हूँ शाह साहब, IMF के हवाले से भी बात करना चाह रही हूँ। एक और आज के लिए गवर्नमेंट, अभी बिलाल साहब यहाँ पर मौजूद थे, वो तो मुबारकबाद पूरी कौम को। तो सर अब नई शराइत भी ऑब्वियसली IMF के सामने की तरफ से हमारे सामने आ गई हैं और उसमें NFC अवार्ड में तरमीम के हवाले से बात की गई है, नज़रसानी का मुतालबा किया गया है। तो सर नज़रसानी अगर होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार होगी इस पर? जो NFC अवार्ड और उसके साथ 18वीं तरमीम की जो बात की जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल वाज़ेह रहा है कि ना NFC पर मुकम्मल अमल हुआ है इस वक्त तक, ना ही 18वीं तरमीम पर। हम तो चाहते हैं कि उसमें बेहतर तरीके से अमल हो, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर रखूँगा आपके तवज्जुह से कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अहम है। कोई चीज़ भी पाकिस्तान से ज़्यादा अहम नहीं है, और ना ही पाकिस्तान की जो अवाम है उससे। अगर कोई इस तरह की कोई मजबूरी बनती है, कोई इस तरह का कोई सिलसिला आता है, तो ज़रूर हम लोग उस पर सोचेंगे। लेकिन हम सब चाहते हैं कि NFC को मज़ीद बेहतर किया जाए, 18वीं तरमीम को मज़ीद बाइख्तियार किया जाए, ताकि सूबों को ज़्यादा इख्तियारात मिले और पाकिस्तान ज़्यादा मुस्तहकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। नासिर हुसैन शाह साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू कर रहे थे। और प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन शाबाश तो बनती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मौजूद तमाम पाकिस्तानी वफ़द के लिए शाबाश तो बनती है। पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में दुनिया भर के सामने इसराइली बर्बरियत की खुलकर मजम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर दुनिया पर जोर दिया है कि गज़ा में जारी खून रेजी पर खामोश नहीं रहा जा सकता। इसराइली मज़ालिम की सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं है, बल्कि इसकी बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकना होगा। आलमी बिरादरी को फ़लस्तीन में पायदार अमन और 2 रियासती हल के लिए किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तानी वफ़द ने इसराइल की ज़बानी मजम्मत के साथ साथ अमली तौर पर भी मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो ही अपनी तकरीर ख़त्म करके नशस्त पर पहुँचे तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खिताब के लिए मदऊ किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द ने एहतजाजन इजलास से वॉकआउट किया। इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान जनरल असम्बली का हॉल तकरीबन खाली दिखाई देता रहा। नेतन्याहू की तकरीर का बॉयकॉट करने वालों में फ़लस्तीन,
ईरान और तुर्की समेत दीगर ममालिक के वफूद भी शामिल थे। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत की तरफ भी दुनिया की तवज्जो मबसूल करवाई और बताया कि फ़लस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम, मजलूम अवाम भी अरसे से आज़ादी की ख्वाहिश में भारतीय फ़ौज के मजालिम झेल रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए इसी तरह से आवाज़ उठाता रहेगा जब तक ये मसाइल हल नहीं हो जाते। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का, इंशाल्लाह होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने की दुआ।